Second, all patients of diabetes above 40 years with diabetes and one or more cardiovascular risk factors. तो above 40 सिर्फ उस वक्त देना है कि अगर one or more cardiovascular risk factors है, ये आगे जिसको हम हर एक पे अप्लाई कर देते हैं. Recommendation is in all patients of diabetes above 50 years. अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो only if above 50 years, otherwise not. बाकी रिस्क फैक्टर 30-40 इयर्स के दरमियान भी आप दे सकते हैं. डायबिटीज 30-40 इयर्स ओनली इफ अदर रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट. हमारे पास तो अब 30-40 इयर्स के दरमियान मेनी पेशेंट्स हैं डायबिटीज, तो उन सबको तो नहीं देंगे विदाउट रिस्क फैक्टर. तो ड्रग इज ड्रग, एस्पिरिन के अपना एजर्ट्स. तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज अबव 50 अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है. लेकिन अगर दूसरे रिस्क फैक्टर है फिर वो चेंज हो जाएंगे. लेकिन ये आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना लें, give aspirin to all diabetic patients, that's all. Smoking cessation is very important क्योंकि आपको पता है ये मेजर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर. इसके डिटेल में नहीं जाते. नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. सिर्फ आपको एक टच देना है कि आपको डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या करना है, तो हम सर्विलेंस कर रहे हैं. एक और चीज कार्डियो जो कॉमन आर्टरी स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट. डायबिटिक पेशेंट आपको तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क इक्विवेलेंट है, तो इसमें डायबिटिक पेशेंट बड़ा केयरफुल होना है. तो डायबिटिक पेशेंट में किस किस की हम स्क्रीन करेंगे फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज. एक तो है अबव 40 इयर्स, अगर वो एक्सरसाइज प्लान कर रहा है विगरस एक्सरसाइज, तो हर डायबिटिक पेशेंट का वो हम ईटीटी पहले कराएंगे. अगर पेशेंट पूछता है कि मैंने एक्सरसाइज विगरस शुरू कर दी, उसके पहले उसको सोचना चाहिए तो फिर ईटीटी कराए, रूल आउट करें इस्केमिक हार्ट डिजीज. तो और इंडिकेशन है किनको स्क्रीन करनी है. एटलीस्ट एनुअली कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स शुड बी असेस्ड. लास्ट हमने एक सेशन में किया था हाउ टू असेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स असेसमेंट. रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से? डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये मेजर रिस्क फैक्टर. पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर इस्केमिक हार्ट डिजीज. प्रीमेच्योर इस्केमिक हार्ट डिजीज की क्या है? Less than 55 in males and less than 65 in females. और presence of micro और macroalbuminuria. और ETT for selected patient. ETT मैंने बताया दिया. कोई vigorous activity करना चाहता है या आप सस्पेक्ट करते हैं atypical chest pain है, और इसमें हमने देखा कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक रिस्क फैक्टर है माइक्रो और मैक्रोअल्बुमिनुरिया. ये जो जर्मन में माइक्रोअल्बुमिनुरिया आ रहा है, दिस इज कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर. नेफ्रोपैथी स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट. ओबेसिटी की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेटिवली प्लस माइनस. इसकी है रिलेशनशिप लेकिन इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग, तो इसको मेजर रिस्क फैक्टर में नहीं कहा गया. अगर आप बुक गो टू द बुक ना रिस्क फैक्टर्स में, लेकिन और भी बहुत सी चीजें, हाइपरयूरिसीमिया, लेकिन इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है. हाइपरयूरिसीमिया भी आपको पता है रिस्क फैक्टर है, लेकिन ओबेसिटी, हाइपरयूरिसीमिया ये लेसर देन दोस मेजर रिस्क फैक्टर्स. तो यूरिक एसिड और अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और यूरिक एसिड है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिस्प्रिन के लिए नहीं, वो रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज नॉट मेजर रिस्क फैक्टर. मेजर रिस्क फैक्टर वही है जो लिस्टिंग की है. तो अगर आप चार्ट देखें, इस वक्त टाइम नहीं, गो टू एनी बुक, मेजर रिस्क फैक्टर के बाद नीचे लिखा होगा लेस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है रिस्क फैक्टर, लेकिन नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर रिस्क फैक्टर. अच्छा, स्क्रीनिंग फॉर माइक्रोअल्बुमिनुरिया ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज more than 5 years and in all type 2 diabetes at the time of diagnosis. ये बड़ा important क्लियर हो कि जब पेशेंट आए हमारे पास तो at the type 2 diabetes ज्यादा आते हैं. At the time of diagnosis हर मरीज को करवाएं माइक्रोअल्बुमिनुरिया. और टाइप 1 में क्योंकि अर्ली रिपोर्ट होते हैं तो 5 साल के बाद आप करवा सकते. 5 साल अगर नहीं भी करवाते कोई बात,
तो ये तो उसमें एनुअल चेकअप में, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जो गो फॉर माइक्रो ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का प्राइस किस तरह एडवाइस करना पेशेंट की सर सैंपल कलेक्शन या थोड़ा सा माइक्रो यूरिया की डिफरेंट टेक्निक्स हैं लेने की। पहला जो क्लासिकल था, वैसे पता ना माइक्रो यूरिया सबको पता है ना क्या है, देखें नहीं क्या है व्हाट्स माइक्रो यूरिया। अगर आप आसान से याद रखें, विच इज नॉट डिटेक्टेड बाय योर डिपस्टिक, सिंपल लिपस्टिक है ना जिससे हम यूरिन फ्लेक्स पे भी कर लेते हैं, वो तो प्रोटीन आते हैं +1 +2, अगर वो डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है, और उसका लेवल नॉर्मल होता है लेस देन 30 मिलीग्राम, अगर 30 और 300 के दरमियान है तो माइक्रो यूरिया, 300 से जब ऊंचा हो जाएगा तो फिर डिपस्टिक को सेट कर देंगे, फिर तो माइक्रो यूरिया। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है किसी वक्त हम उसे अलग से सेशन में रखेंगे, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन ब्रीफली मैं बता दें माइक्रो यूरिया दूसरे सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। सैंपल क्लासिकल तो ये था 24 आवर यूरिन, अब उसकी जरूरत नहीं, स्पॉट यूरिन में भी कर सकते हैं, अब टेक्निक्स आ गई। एक और चीज़ है, और इसमें एक जो बहुत जरूरी चीज़ है ना, वो ये है कि माइक्रो यूरिया का आपने देखना है कि अभी वैसे इसमें एक स्लाइड भी है कि ये नहीं माइक्रो यूरिया पॉजिटिव आ गया आप डाल दें, ड्रग इज ड्रग देते हैं 1000 दफा सोचते हैं, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन है कि 6 मंथ्स में अगर 3 स्पेसिमेन में कम से कम 2 में पॉजिटिव है तो स्टार्ट एसी इनहिबिटर। तो पॉलीपिल का जो कांसेप्ट है कि हर एक को दे दें एसी इनहिबिटर, दैट्स प्रोबब्ली नॉट माइक्रो यूरिया आफ्टर एक्सरसाइज आ जाता है, इवन सीमन की प्रेजेंस माइक्रो यूरिया पॉजिटिव कर देता है, इन्फेक्शन है, तो बड़ा केयरफुली इसे आपने इंटरप्रेट करना है, खाली एक रिपोर्ट पे नहीं देना, 3 में से अगर 2 हैं इससे पहले रूटीन एग्जामिनेशन नहीं करवा लेना चाहिए, अगर मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया से जरूरत तो नहीं है माइक्रो, बेहतर है कि पहले रूटीन एग्जामिनेशन करवा लेना। लेकिन एक रिकमेंडेशन है ये तो है ना कि प्रिवेंशन करता है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, तो हम उसे प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर यूज कर रहे हैं। सर इसका रिकमेंडेशन जो है ना ये जो है ना, आपको इसका जवाब की लास्ट प्रेजेंटेशन में किसी ने दिया था, और जो कार्डियोलॉजिस्ट साकिब शफी ने भी जवाब दिया था कि इसमें यह है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर माइक्रो, ये क्लियर रिकमेंडेशन है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया इज रिवर्सिबल थिंग, व्हेन यू डिटेक्ट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देन यू स्टार्ट द एसी, नॉट बिफोर दैट। बिफोर दैट का तो मतलब है डायबिटिक को दे दें आप, वही तो हमने बात की, नन ऑफ द रिकमेंडेशन एसी इनहिबिटर डायबिटिक को नहीं देना unless you have migraine prevention के लिए रिकमेंडेशन नहीं हो, हाइपरटेंशन के लिए अगर आप दे रहे हैं तो साथ वो प्रिवेंशन, हाँ उसमें है कि अगर हाइपरटेंसिव है तो आइडियल लेकिन नॉन हाइपरटेंसिव जिसमें हाइपरटेंशन नहीं है उसमें रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिसमें माइग्रेन चाहे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यू विल गिव एसी, क्या डिफरेंस है? तो माइग्रेन हर टाइप 2 डायबिटिक को करवाना है टाइप ऑफ डायग्नोसिस, और टाइप 1 को आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर डायग्नोसिस। और इसके किसी सेक्शन रखते हैं माइग्रेन से बड़ा इंटरेस्टिंग है, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या एरर्स हैं, ये बात होगी। एज ए कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन, ये बड़ा दोबारा रखें, तो इसमें बड़ा मैं क्लियर होना चाहिए। मैंने बड़ा शौक था फंडस एग्जामिनेशन, सलीम साहब बड़े मोटिवेटेड थे कि फंडस एग्जामिनेशन हर मीटिंग में होना चाहिए। जब हमने स्टार्ट की जकरिया में उनके शौक की वजह से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमने क्लास में होते तो हर मीटिंग में फंडस एग्जामिनेशन कराते, लेकिन वो सरप्राइज अब रिकमेंडेशन चेंज हो गई है, आप करते भी हैं। सबसे तीन लेवल है फंडस एग्जामिनेशन करने वालों के। नंबर 1 में ये है कि आपका जीपी जो ट्रेंड है, जैसे हम लोग सलीम का ट्रेंड है फंडस एग्जामिनेशन, जीपी हो गया। सेकंड हो गया आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो डायबिटीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मलिक साहब मलिक है या दूसरे लोग लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली देखते। तीसरा हो गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, 3 लोग करते हैं, जनरल फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट, जीपी और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
उसमें रिकमेंडेशन ये है कि GP के यील्ड सबसे कम है। अगर वो फंडस करता भी है, तो करते भी है फंडस एग्जामिनेशन, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रेटिनोपैथी अर्ली स्टेज पे मिस कर जाए। उसके बाद जो डायबिटोलॉजिस्ट है या जनरल फिजिशियन है, उसकी यील्ड भी कम है। उससे बेहतर यील्ड जो है ना फाइंडिंग ऑफ प्रॉपर रेटिनल जो रेटिनोपैथी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रेंड, सारे जो DOMS है वो ट्रेंड नहीं है। ये भी रिकमेंडेशन में अभी पढ़ रहा था, तो ये हम सबके लिए मैसेज है, हर DOMS, हर आई स्पेशलिस्ट को ना भेजते हैं अपना मरीज। इफ यू सेंड द पेशेंट ओनली टू दैट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट who is trained in dealing with the diabetic patient। अभी बहुत एक सीनियर जो है ना, मैंने उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कर दिया था पेशेंट, मैंने वैसे फंडस नहीं लेती, लेकिन आई प्रिज्यूम कि उसमें जरूर फाइंडिंग हो गया मैनी कॉम्प्लिकेशन। तो उसने लिखा फंडा है ओके, मैंने किसी वजह से देख सका प्लानिंग तो उसको देखना चाहिए। उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लिखा और अगर उसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन, इट्स वेरी अनलाइकली कि उसकी फंडस नॉर्मल हो, क्योंकि 36% of the patients at the time of diagnosis they have some fundal change, they have retinopathy। 36% type 2 diabetic at the time of diagnosis they have retinopathy। So how it's possible with many complications के उसका फंडस नॉर्मल। अच्छा, GP का ये सबसे कम, उससे बेहतर डायबिटोलॉजिस्ट, उससे बेहतर ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नॉट ऑल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन इवन ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रेटिनोपैथी मिस हो सकती है। तो अब गोल्ड स्टैंडर्ड है कि आप उसका जो है ना डिजिटल जो है उसका फोटोग्राफी फंडस है, तो डिजिटल फोटोग्राफी ऑफ उसकी रेटिना जो है ना, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन ADA की अभी भी रिकमेंडेशन है कि एग्जामिनेशन बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो कम से कम ये है कि अगर हम नहीं भी कर सकते तो एक मैसेज ये है कि ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज दें, आगे वो जैसे भी मैनेज करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसके पास भेजना है? एनुअली उसका आई चेकअप जो है ना मस्ट है। In type 2 diabetics, 3 to 5 years after the onset of type 1 diabetes, and in type 2 diabetes at the time of diagnosis and subsequently एनुअली, फिर एनुअली करवाना है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो। देखो चीज, हमारे डायबिटिक पेशेंट कितने प्रेगनेंसी में आते हैं, ये जेस्टेशनल डायबिटीज से हटके, जेस्टेशनल डायबिटीज की रिकमेंडेशन डिफरेंट है। ये वो डायबिटिक्स है जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसमें वर्सनिंग हो जाती है रेटिनोपैथी। ये कितने लोग हम भेजते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हर प्रेग्नेंट लेडी अदर देन जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको जो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज है, यू मस्ट सेंड दैट पेशेंट टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सबसे इवन रिकमेंडेशन है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड फॉर 1 year पोस्टमार्टम, 1 year पोस्टमार्टम तक रेटिनोपैथी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक दो उसके एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। पुअर है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजते हैं, अगर अफोर्डिंग तो प्राइवेट भी भेजते हैं। फुट केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कम से कम ये है कि इसकी रिकमेंडेशन है कि हर विजिट पे, हम कितने लोग हैं कि हर डायबिटिक पेशेंट को हर विजिट पे